एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हम इस YouTube चैनल पर सीटेट, एस्टेट और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी करते हैं। चाइल्ड पेडागोजी के अलावा आपको मैथ, रीजनिंग और जो भी अदर सब्जेक्ट है उन सब की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड जो है उन्हें मनोविश्लेषणात्मक जो विज्ञान है उसका जनक माना जाता है। जो मनोविश्लेषणात्मक का जनक कौन है, वो हमारे पास है सिगमंड फ्रायड। जो सिगमंड फ्रायड ने हमारे अचेतन मन पर बल दिया है। वो मानते हैं कि जो मनुष्य का व्यवहार है, जो उसकी आदतें हैं, जो वो आज जी रहा है, वो सब अचेतन मन से प्रभावित है। ठीक है, अभी हम सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे। देखिए, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना, इसके अनुसार व्यक्तित्व की संरचना जो होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला हमारे पास है आकारात्मक मॉडल और दूसरा हमारे पास है संरचनात्मक मॉडल या फिर गत्यात्मक मॉडल। दोनों मॉडल हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास सिगमंड फ्रायड। अब देखते हैं हम आकारात्मक मॉडल में फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जो आकारात्मक मॉडल है उसमें सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि मन की हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और सिगमंड फ्रायड के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो है हमारा अचेतन मन। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाएं मानी है। उनके अनुसार जो चेतन मन है वो होता है 1/10 भाग और जो अचेतन मन है वो हमारे पास होता है 9/10 भाग। अर्धचेतन मन दोनों के बीच में होता है। इसके लिए उन्होंने एक बर्फ की चट्टान का उदाहरण दिया था। जैसे हमारे पास ये बर्फ की चट्टान है, जो ऊपर हमें दिख रहा है, ये हमारा चेतन मन है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं। जो बर्फ की चट्टान है वो ऊपर बिल्कुल कम दिखाई देती है, बहुत थोड़ी दिखाई देती है, और जो वो नीचे होती है वो बहुत दूर तक होती है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो हमें दिखाई देता है ये हमारा सिर्फ चेतन मन है, और जो ये नीचे है ये हमारा अचेतन मन है। यानी कि चेतन मन हमारा सिर्फ 10% है और अचेतन मन हमारा है 90%। और जो इन दोनों के बीच में है, चेतन और अचेतन के बीच में, वो हमारे पास आता है अर्धचेतन मन। तो ये वही था। अब शुरू करते हैं चेतन मन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि मनुष्य का जो चेतन मन है वो 1/10 भाग है। कुल मन का सिर्फ 1/10 भाग चेतन मन है। अब चेतन मन है क्या? चेतन मन वो है जो हम आज जी रहे हैं, जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, वो चेतन मन है। जैसे अब आप मुझे देख रहे हो, ये आप अपने चेतन मन से काम कर रहे हो। हम सुबह स्कूल में जाते हैं, कोई काम करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी जो इस समय कर रहे हो, जो वर्तमान में आप कर रहे हो, वो सभी आपके चेतन मन में है। चेतन मन आधारित होता है वास्तविकता पर, वर्तमान पर। जो भी काम आप कर रहे हो, जो आपको याद है, वो सब कुछ आपके चेतन मन में है। और चेतन मन हमारा होता है 1/10 भाग। कुल मन का 1/10 भाग चेतन मन होता है। आपको याद रखना है, जो चेतन मन है वो वास्तविकता पर आधारित है, वर्तमान पर आधारित है। जो भी हम कर रहे हैं, हमने कोई काम किया और वो हमें याद है, तो वो चेतन मन है हमारा। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मैं चेतन मन से कर रहा हूं। तो जो भी वर्तमान में हो रहा है वो सभी हमारा क्या है? चेतन मन है। चेतन मन में वे सभी चीजें शामिल हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। जो भी हमें याद है वो सारी चीजें चेतन मन में है, क्योंकि वो सभी वर्तमान से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं या जिन्हें हम आसानी से जागरूकता में ला सकते हैं, या फिर जिन्हें हम आसानी से याद ला सकते हैं कि हाँ, मैं सुबह स्कूल में गया था, मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया था, मैं मार्केट से ये चीजें आज लेके आया था। ये सभी जो वर्तमान से जुड़ा है, पहले हमने बताया है चेतन मन जुड़ा है वर्तमान से। जो भी हमें याद है, जो हम कर रहे हैं, जो हमें याद है, या फिर जो हमें याद आ जाता है, आसपास है, वो हमारे पास चेतन मन से जुड़ा है। वर्तमान में जो भी देख सुन रहे हैं वो सब क्या है?
चेतन मन है। चेतन मन का संबंध वर्तमान और वास्तविकता से है। तत्काल जानकारी बिना प्रयास किए याद आ जाता है। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होता है। 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब 1/10। जो चेतन मन है वो हमारे पास 1/10 भाग है, वर्तमान से संबंधित है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमें याद है, जो हमने सुबह किया था, कल किया था, जो सारी चीजें हमें याद हैं वो हमारे वर्तमान से जुड़ी हुई हैं, वे सभी हमारे चेतन मन में होती हैं। लेकिन ये कुल मन का सिर्फ 10वां हिस्सा है, यानी कि 100% में से सिर्फ 10% है ये, यानी कि 1/10 भाग। आपके पास 10% भी लिखा मिल सकता है और 1/10 भी मिल सकता है। याद क्या रखना है? वर्तमान से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है, ऐसी चीजें जो हमें आसानी से याद आ सकती है। जागरूकता का मतलब है याद, जो हमें आसानी से याद आ सकती हैं, वो सारी चीजें हमारे वर्तमान से संबंधित हैं, वो सभी हमारे चेतन मन में होती हैं। जो भी चीजें हमें याद हैं वो सभी चेतन मन से जुड़ी हुई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब आता है हमारे पास दूसरा, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन हमारे पास क्या होता है? ये चेतन और अचेतन के बीच में काम करता है। चेतन वो है जो चीजें हमें याद हैं, जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो वर्तमान से जुड़ी है, वो सारी चीजें हमें याद है, तो वो हमारे पास चेतन मन है। अचेतन मन क्या होता है? जो चीजें हम भूल चुके हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में दबी गई हैं, जो हमें याद भी नहीं है, हम प्रयास कर ले तब भी उन्हें हम याद नहीं कर सकते, वो सारी चीजें होती हैं अचेतन मन। तो अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन वो होता है जो ना तो वर्तमान में है और ना ऐसी स्थिति में है कि हम उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं, वो हमें याद करने पे भी याद ना आए। ठीक है, अर्धचेतन मन वो है कि वो चीज हमें याद तो नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो वो हमें क्या है, याद आ सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपने इस साल 10वीं के एग्जाम, या आप इस साल एस्टेट दोगे, है ना। जैसे ही आपने एस्टेट दिया, आपका एस्टेट का रिजल्ट आया, तो 1-2 दिन के बाद अगर आपसे कोई मार्क्स पूछता है कि आपने एस्टेट में कितने मार्क्स स्कोर किए, तो आप एकदम से बता दो कि मेरे 95 आए या मेरे 100 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 150। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वर्तमान से संबंधित है, ये हमारे चेतन मन में है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने पिछले साल यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए थे, अब वो हमें याद तो है, लेकिन उसे हमें याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम कोशिश करते हैं कि हाँ याद आ जाएगा, शायद मैंने 87 स्कोर किए थे या मेरे 88 थे, मैं 1 मार्क्स से रह गया था या कुछ ऐसा। तो हम थोड़ी कोशिश करके, थोड़ा एफर्ट लगा के उस चीज को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो जो चीज थोड़ी कोशिश करने के बाद याद आ जाती है वो हमारे पास है अर्धचेतन मन में। सबसे पहले चेतन मन, जो हमें याद है, जो वर्तमान है, जो चल रहा है, जो सारी चीजें हमें याद है, वो चेतन मन में है। जो चीजें थोड़ी हम भूल चुके हैं लेकिन प्रयास करने पे याद आ जाती है, वो हमारे पास है अर्धचेतन मन में। यह चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। इसे हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, जो अर्धचेतन मन है ना, ये अचेतन का ही भाग है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अचेतन मन, सिगमंड फ्रायड ने सबसे इंपोर्टेंट माना है अचेतन मन को। उसके अनुसार जो हमारा अचेतन मन है वो हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो पहले हम समझते हैं अचेतन मन है क्या। देखिए, जो अचेतन मन है वो हमारे का है 9/10 भाग। हमारे कुल मन का 9/10 भाग है, यानी कि वो क्या है, हमारे पास 90% है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मानना है सिगमंड फ्रायड ने, वो अचेतन मन को मानना है। अचेतन मन क्या है? हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो हमने कभी कल्पना की थी, जो हमने बात कभी मन में सोची थी, जो हम करना चाहते थे, या जो इच्छाएं थी वो हमारे मन में दब गई और कहीं ना कहीं हम उनको भूल चुके हैं, हमें याद भी नहीं है वो चीजें, उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। कोई 10 साल पहले, बहुत लंबे टाइम पहले हमने किसी चीज को मन में रखा था कि मैं ये करूंगा, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। तो वो जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो किसी सामाजिक दबाव के कारण, किसी भी दबाव के कारण जो अनैतिक इच्छाएं होती हैं, जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाए, तो वो सारी चीजें हमारे अचेतन मन में दबी रहती हैं
और वो हमें प्रभावित करती हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो अचेतन मन में हमारी वो दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो किसी भी कारण से पूरी न हो सकी हैं। वो असामाजिक हो सकती हैं, वो ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी, जो समाज के नियम के अनुसार नहीं थी। वो काम हम करना तो चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि वो काम समाज के अनुसार ठीक नहीं था। वो सभी चीजें हमारे अचेतन मन में होती हैं। तो अचेतन मन हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन का 90% है और इसके अंदर वो सभी इच्छाएं हैं, वो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो कल्पनाएं हैं, वो असामाजिक इच्छाएं हैं, अनैतिक इच्छाएं हैं जो हमारे मन में दबी हुई हैं और हम उन्हें पूरा चाहकर भी नहीं कर पाए। अब अगर हम देखते हैं, हमें सपन आता है, नॉर्मली सभी को सपन आते हैं, उसमें हम एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम सपन में ये कर रहे हैं, मैं थाईलैंड चला गया, मैं लंदन चला गया, मैं प्लेन उड़ा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो सारी चीजें हमारा मन बना रहा है। और कौन सा मन बना रहा है? अचेतन मन। वो सारी चीजें हमारे अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो अचेतन मन में दबी हुई हैं, उनके कारण ही सपन आते हैं। हम नींद में चलना शुरू कर देते हैं, आप नींद में उठ के चल पड़ते हो, दोबारा से वहीं आ जाते हो। वो सभी चीजें अचेतन मन में है क्योंकि वो वास्तविकता से संबंधित नहीं है, वर्तमान से संबंधित नहीं है। वो हमें याद भी नहीं है कि हमने क्या किया था, लेकिन हमने किया था। तो वो सारी चीजें अचेतन मन में होती हैं। अचेतन मन में हमारी सभी दबी हुई इच्छाएं जो हम पूरी न कर सके। क्यों? क्योंकि वो असामाजिक थी, वो समाज के अनुसार ठीक नहीं थी। हमें किसी से नफरत है, हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंचा पाए। वो बात पुरानी होगी, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं दबी रह गई। बहुत लंबे समय के बाद हम उस बात को भूल चुके हैं लेकिन फिर भी वो हमारे अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबी है। वो हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं कि हम मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं कि जो हमें मोटिवेट करती हैं वो बातें सुनते हैं। हम उन बातों को सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद उनको भूल जाते हैं, 1, 2, 5, 10 दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबी रहती है। वो हमें प्रभावित करती है, हम अंदर से जो है वो ऊर्जावान रहते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने यही कहा है कि जो अचेतन मन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वो चीजें हमें याद भी नहीं है, वो हमारे मन में दबी हुई हैं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। अगर आप कोई काम करने जाते हो, हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके परिवार के या कोई भी आपके फ्रेंड है वो कहते हैं नहीं आपसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो वो जो नेगेटिव चीजें हैं वो हम सुन लेते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद हम उन्हें भूल भी जाएं। भूलने के बाद वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है, मन में दबी रहती है और वो अंदर से फिर नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकालती हैं। तो सिगमंड फ्रायड यही कहता है कि जो भी आपके अचेतन मन में है वो आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, चेतन मन से भी ज्यादा। चेतन मन सिर्फ 10% है, अचेतन मन 90% है। तो पढ़ते हैं, अचेतन मन 9/10 भाग है, यानी कि 90% है। अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आदि होते हैं। दमित जो दबी हुई है, कामुक जो काम से प्रेरित है, अनैतिक जो संसार के हिसाब से ठीक नहीं है, जो नैतिक नहीं है, जो गलत है, असामाजिक जो समाज के अनुसार नहीं है, घृणित इच्छाएं, गंदी इच्छाएं जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है, वे सभी हमारे पास अचेतन मन में होती है। अचेतन मन में हमारी जागरूकता से बाहर की सभी चीजें शामिल है, यानी कि वो सारी बातें अचेतन मन में हैं जो हमें याद नहीं है, जिनके बारे में हम जागरूक नहीं है, जो हमें याद नहीं है, वो सारी चीजें अचेतन मन में हैं। सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं, आग्रह, यादें जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, फिर भी वो व्यवहार को प्रभावित करती है। आपका अचेतन मन आपके व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। स्वप्न अवस्था, अभी हमने बताया था, हम जो स्वप्न देखते हैं वो अचेतन मन के से होता है। नींद में चलना, कल्पना करना, हम कल्पना करते हैं, बैठे हुए कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, वो सभी अचेतन मन की कल्पनाएं होती हैं। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन, ये मन को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हमने सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो पढ़ा। उसमें हमारे पास 3 मन की अवस्थाएं बताती है, चेतन,
अर्धचेतन, अचेतन। चेतन 1/10 है, वर्तमान से संबंधित है, उन चीजों से संबंधित है जो हमें याद है, जो हम कर रहे हैं, जो भी हमें याद है वो चेतन मन में है। अर्धचेतन मन वो होता है, अचेतन का ही भाग है। अर्धचेतन जो है वो अचेतन का ही भाग है, लेकिन अर्धचेतन में वो चीजें होती है जो थोड़े से प्रयास करने के बाद हम याद कर पाते हैं। अचेतन मन वो होता है, इसके अंदर वो सभी चीजें हैं जो हम याद नहीं कर सकते, जो हमारे मन में दबी हुई हैं, जिनके बारे में हमारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसके 2 भाग हैं। जो दूसरा भाग है वो हमारे पास गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक। गत्यात्मक सिद्धांत के उसने क्या माने हैं, 3 भाग माने हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ईड क्या है, पहले हम ईड को समझते हैं। जो ईड है ना वो पशुता से संबंधित है, जो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो पशु की होती है। ईड की स्थिति में जो मानव है वो खुद को ही खुश करना चाहता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि मैं खुश रहूं, जो मेरा मन करता है मैं वो करूं, चाहे वो समाज के अनुसार सही है या गलत है। यानी कि वो पशु की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। वो खुद को ही संतुष्ट करना चाहता है, वो असामाजिक प्राणी बन जाता है, वो ऐसे काम करता है जो समाज के अनुसार ठीक नहीं है, जो नैतिकता से परे हैं। ईड के अंदर जो व्यक्ति का पशुत्व का व्यवहार उसके अंदर आता है, उसका एक ही होता है कि मैं खुद को प्रसन्न करूं, मैं खुद को खुश रखूं, चाहे दूसरों के साथ कुछ भी हो। अगर मेरा कुछ खाने का मन करता है मैं खाऊं, मेरा किसी को मारने का मन करता है मैं उसको मारूंगा, मेरा किसी भी काम का मन करता है मैं वो करूंगा, चाहे दूसरे को इससे कोई भी फर्क पड़े या ना पड़े। दूसरा है अहम। अहम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अहम है मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित, यानी कि मानव पर। वास्तविकता में जो है वो अहम होता है। ईड जो होता है वो अचेतन मन के कारण होता है। जो अचेतन मन है वही ईड में होता है। ईड में भी अचेतन मन की तरह दमित इच्छाएं होती है, हम उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पशु सिद्धांत पर आधारित होता है। अहम होता है यानी कि ईगो होता है मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित। इसमें आप आदमी की तरह रहोगे, ना आप किसी के साथ बुरा करोगे ना किसी के साथ भला करोगे। ठीक है, ये वास्तविकता पर आधारित होता है। जो हम वास्तविक में जिंदगी जी रहे हैं ये इस चीज पर आधारित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर ईगो। सुपर ईगो का जो सिद्धांत है वो है देवत्व, यानी कि देवताओं के सिद्धांत पर चलता है। आदमी देवताओं की तरह जीता है, उसके अनुसार हर चीज सही तरीके से होनी चाहिए, हर चीज समाज के मूल्यों के अनुसार होना चाहिए, कोई भी गलत काम न हो। जो पर अहम है यानी कि सुपर ईगो है, ये काल्पनिक होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक काल्पनिक स्थिति है कि हम हर चीज सही तरीके से करें, कोई भी अनैतिक काम ना हो, सब कुछ सही हो। ये चीजें हमारे पास होती हैं सुपर ईगो। तो हमने 3 चीजों को पढ़ा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ईड होता है पशु के सिद्धांत पर आधारित कि मैं खुद को खुद खुश करूं, बाकियों से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, कोई मरे बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईगो जो है ये होता है वास्तविकता पर आधारित, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास है ईगो। और सुपर ईगो हमारे पास है देवत्व से संबंधित। देवत्व यानी कि हर चीज सही हो, कुछ भी गलत न हो। तो फर्स्ट हमारे पास है ईड। तो ईड में देखो प्रवृत्ति जो है इसकी पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति है, सुखवादी और आनंद सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है ईड का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो आनंद का सिद्धांत है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है, पशु की प्रवृत्ति है। वो पशु की तरह जीना चाहता है कि मैं खुद को प्रसन्न रखूं, दूसरों से या समाज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं, चाहे किसी को कोई फर्क पड़े। वो चाहे इच्छाएं अनैतिक हो, चाहे वो समाज के अनुसार न हो, असामाजिक हो, लेकिन मैं उन्हें पूरा करूंगा। और यही सारी चीजें हमने अचेतन मन में पढ़ी थी। तो जो ईड है वो अचेतन मन से प्रभावित होता है। यह व्यक्ति में जन्मजात होती है, ये चीजें जन्म से ही होती है हमारे अंदर। यह व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जैसे काम प्रवृत्ति, यानी कि सेक्स डिजायर्स जो आपकी होती है वो सभी, ये सबसे बड़ा सुख है, नैतिकता से परे है, मानवतावादी सिद्धांत से दूर है, वो नैतिकता से दूर है, तर्कहीन है, तर्क का उसमें कोई काम नहीं है, यौन प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है। ये अचेतन मन का स्वामी है, बिल्कुल है, क्योंकि अचेतन मन में भी ये सभी चीजें होती है, हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं। तो अचेतन मन का जो स्वामी है वो हमारे पास है ईड, यानी कि सबसे पहले इसका विकास होता है खाओ पियो और मौज लो। इसका यही है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कभी भी वास्तविक
नहीं हो सकता। ये काल्पनिक है, इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम जो ईड वाली जिंदगी है ये जिए। हम अपनी दमित इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो असामाजिक हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समाज के दायरे से बाहर चले जाते हैं, पशु प्रवृत्ति में चले जाएंगे। हमारी जो गिनती है वो पशु में होती है। इसलिए जो ये सिचुएशन है ये हमारे पास वास्तविक नहीं है। दूसरा है हमारे पास ईगो। ईगो वास्तविक होता है, ये मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। और ये क्या करता है? सिपाही का काम भी करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सिपाही का काम क्या करता है? ये हमारे मन को थामे रखता है, ना उसको ईड पे जाने देता है, ना सुपर ईगो पे जाने देता है, ना तो उसको वो पशु प्रवृत्ति में जाने देता है, ना देवता प्रवृत्ति में जाने देता है। वो उसको मानवतावाद के ढांचे में रखता है। ना उसको वो गलत होने देगा, ना उसको वो सही होने देगा। हर चीज पे तर्क करेगा, हर चीज के बारे में सोचेगा कि मैं ये काम करूंगा, इससे समाज पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे समाज में क्या बदलाव आएगा, मेरे ऊपर इस चीज का क्या बदलाव होगा। वास्तविक है, हर चीज में तर्क देखता है। प्रवृत्ति इसकी मानवतावादी है, वर्तमान वास्तविकता पर आधारित है, चेतन मन का स्वामी है। चेतन मन हमने पढ़ा था, चेतन मन भी क्या होता है? वास्तविकता पर आधारित होता है। तो बिल्कुल सेम है। न तो पूर्ण सुखवादी है, न हर्षवादी है, तर्कपूर्ण है। ना तो ये सुख चाहता है, ये नहीं चाहता कि मुझे हर बार सुख ही सुख मिले, ना फिर ये पशु प्रवृत्ति की तरफ जाता है, बीच में होता है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है, हर चीज को सोचता है, तर्क करता है, उचित अनुचित को देखता है, वर्तमान को देखता है, वास्तविकता को देखता है। अपने सपनों पर वो क्या करता है? नियंत्रण करता है। अपनी इच्छाओं पर वो नियंत्रण करता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, बहुत सोच समझ के सारे निर्णय लेता है। और जो ये है सिपाही के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये ईड और सुपर ईगो दोनों पे नियंत्रण रखता है। वो हमारे पास क्या है? ईगो है। सबसे लास्ट हमारे पास आता है सुपर ईगो। पहले ही बताया था ये देवत्व के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि हर चीज को ये आदर्शवाद रूप में करता है, देवत्व के रूप में मानता है। हमारे समाज में जो सुपर ईगो है इसकी बहुत कमी है। हमारा समाज सुपर ईगो से बहुत दूर चला गया है, वो ईड की तरफ जा रहा है, ईगो से भी नीचे चला गया। ईगो मानवतावादी है, ईड की तरफ जा रहा है, पशुत्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, यौन शोषण संबंधी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आज के टाइम में क्या होता है? बहुत बार क्या होता है, आप देखते हो एक्सीडेंट हो जाता है, लोग हेल्प करने नहीं जाते। तो ये किसका है? ये पशुत्व की तरफ जा रहे हैं, ईड की तरफ जा रहे हैं हम। तो देखते हैं इसकी प्रवृत्ति जो है वो देवत्व है। सुपर ईगो में आदर्शवादी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। परा अहम पूरी तरह सामाजिक एवं नैतिकता पर आधारित है। पूरी तरह सामाजिक है, हर चीज नैतिकता के अनुसार होनी चाहिए, हर काम सही तरीके से होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस सिद्धांत में यही मानते हैं जो हर काम है वो नैतिकता और सामाजिकता के आधार पर होना चाहिए। जिस व्यक्ति में परा अहम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है। यह अवास्तविक होता है। ये बात याद रखना, ये पॉसिबल नहीं है। देवत्व पॉसिबल नहीं है, यह वास्तविक होता है। चेतन मन का स्वामी है, आदर्श एवं नैतिक मूल्यों की बात करता है। यह मत करो, वह मत करो, सामाजिक वातावरण में उत्पन्न सहवर्ती इच्छाओं का प्रतीक है। सहवर्ती इच्छाएं होती है टिट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो सुपर ईगो वाला व्यक्ति ये सोचता है कि हमेशा सबके साथ अच्छा करो, वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। देवत्व के सिद्धांत पर वो चलता है, लेकिन ये वास्तविकता में नहीं है। थैंक यू। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। सिगमंड फ्रायड का हमने कल किया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, और आज हमने किया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक जब भी शब्द आता है उसके जो जनक है वो हमारे पास है सिगमंड फ्रायड। आगे जो इनके शिष्य हुए हैं उसने इन्हें आगे भी बढ़ाया है। मॉडर्न इसमें कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है EDUHRY एजुकेशन हरियाणा, यानी कि एडू हरियाणा। आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।